बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय अर्थशास्त्र के अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी की चर्चा करेंगे। ये आपको पढ़ना नहीं है, पहले से आप मानसिकता बना लो कि ये बहुत अच्छी कहानी है। ये कहानी है किसी एक पालमपुर गांव की, परंतु आप पालमपुर गांव घूमने या ढूंढने मत पहुंच जाना, क्योंकि ये एक काल्पनिक गांव है। ये एक काल्पनिक गांव है। जैसे आप बहुत सारे राजा रानी की कल्पना करते हैं, वैसे ही ये एक गांव की कल्पना की गई है, पालनपुर। इस कहानी के माध्यम से हम इस गांव की उत्पादन की प्रक्रिया को समझाया गया है कि किस तरह से वस्तुओं का उत्पादन होता है, कि गांव के लोग क्या क्या काम करते हैं, उनके आय के स्रोत और उनकी क्या क्या परेशानियां होती हैं। ये सब विषय के बारे में हम इस कहानी में समझेंगे। पालमपुर एक ऐसा गांव है जहां पर पर्याप्त और अच्छी सड़क है। उसके आसपास जितने गांव हैं, कस्बे हैं, सबसे जुड़ा है सड़क मार्ग से। यहाँ पे परिवहन के लगभग सब साधन हैं। आपको रोड पर बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, सारी चीजें देखी जा सकती हैं। इस तरह से ये आधुनिक गांव है जहां पर परिवहन के समस्त साधन हैं और ये गांव दूसरे गांव से जुड़ा हुआ है। इस गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव की अधिकांश जमीन जो है वो उच्च जाति के 80 परिवारों के पास है, जिनके मकान भी पक्के हैं और बहुत बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। वहीं गांव की जनसंख्या का जो 1/3 आबादी है वो दलित जाति के लोग रहते हैं और इनके जो मकान हैं वो बहुत छोटे घास फूस और मिट्टी के बने हुए हैं। और इनके पास जो जमीन है वो भी बहुत कम जमीन है और ज्यादातर तो खेतीहर किसान है, जिनके पास भूमिहीन किसान है, ये दूसरों के खेत पे काम करते हैं। परंतु हाँ, गांव में बिजली बहुत पुराने समय से है और यहाँ पर सिंचाई के भी पर्याप्त साधन हैं। जो खेती होती है उसके लिए ट्यूबवेल, नलकूप, सारी सुविधाएं हैं सिंचाई की। इस तरह से ये एक साधन संपन्न गांव भी है। इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय यानी एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। इस तरह से यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की ही सुविधा पर्याप्त मात्रा में है। पालमपुर की जो मुख्य क्रिया है वो क्या है? क्योंकि ये गांव है तो यहाँ मुख्य क्रिया क्या होगी? खेती होगी। यहाँ की 75% जनसंख्या क्या करती है? कृषि पर निर्भर है। परंतु जो अन्य क्रियाएं हैं गांव में वो भी होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? गैर कृषि क्रियाएं। ये क्या है आपकी? जैसे लघु विनिर्माण उद्योग, घर में महिलाएं छोटे छोटे उद्योग है, ये कढ़ाई का काम सीखते हैं, टोकनी बनाना, झाड़ू बनाना। इस तरह से सब बहुत सारे व्यक्ति जो बेरोजगार हैं वो किस पे लगे हैं? छोटे छोटे रोजगार पे लगे हैं। यहाँ परिवहन के साधन है पर्याप्त मात्रा में। लोग छोटी छोटी दुकान खोल लेते हैं या लोग इस तरह से पशुपालन करते हैं। तो इस तरह से कुछ क्रियाएं गांव में क्या होती हैं? गैर कृषि क्रियाएं होती हैं। ये की जो कहानी गढ़ी गई है वो सिर्फ इसलिए है हमको ये बताने के लिए कि उत्पादन के कारक कितने होते हैं। यदि हमको किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो हमको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो सबसे पहले हमको किसकी आवश्यकता होगी? भूमि। भूमि के बिना क्या कोई चीज का उत्पादन हो सकता है? आप बताइए। नहीं हो सकता। बिना भूमि के किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। इसके बाद है श्रम। क्या बिना श्रमिक के किसी चीज का उत्पादन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार पूंजी, पूंजी भी एक आवश्यक तत्व है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये है मानव पूंजी। ये आपकी पुस्तक में ये जो मानव पूंजी का नाम दिया गया है वो ये दिया है कि यही व्यक्ति ये तीनों चीजों को अपने ज्ञान के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन करवाता है या करता है, या इसी के गाइडेंस में, इसके मार्गदर्शन में इन चीजों का उत्पादन होता है। यही व्यक्ति जो मानव पूंजी है, इसका विस्तृत अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे। तो यही व्यक्ति ये सभी उत्पत्ति के जो कारक हैं इनका उपयोग करके किसी वस्तु का क्या करेगा? उत्पादन करेगा। पालमपुर एक ऐसा गांव है
जो कृषि में बहुत उन्नत है, क्योंकि गांव में सारी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, सिंचाई के साधन है, भूमि की मात्रा अच्छी है, भूमि अच्छी है, जनसंख्या भी ठीक है। इस तरह से पालनपुर में कृषि के जो है वो फसल जो है वो तीन तीन फसल लेते हैं लोग। तीन फसल लेते हैं, कोई भी दो फसल लेते हैं, और साथ में ये किसका उत्पादन करते हैं? आलू का उत्पादन करते हैं। मैंने ये जो चित्र लिया है ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया है। विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है यहाँ पे। इनको हम बहुफसल कहते हैं। कई गांव ऐसे होते हैं जहां पर केवल दो फसल उगाई जाती हैं, क्योंकि वहां पर सिंचाई के साधन नहीं होते। परंतु पालनपुर गांव जो है वो साधन संपन्न गांव है, इसीलिए यहाँ पर बहुफसल उत्पादित की जाती है। 1960 के दशक के अंत में देश में खाद्यान्न की समस्या थी। हमारे देश में अनाज की बहुत कमी थी। कई बार हमारे देश में अकाल पड़ा, हमको विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था। तो 1960 के दशक के अंत में हमारे देश में एक क्रांति आई जिसका नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब है ये कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए आई थी। हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति कृषि में उच्च पैदावार वाली किस्म HYV बीज के बीजों के प्रयोग से है। इसको हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति। ये हरित क्रांति, ये जो उन्नत पैदावार किस्म जो है वो विशेषकर किस में लागू की गई थी? गेहूं और चावल के उत्पादन में की गई थी। पहले जो पालनपुर गांव है जब परंपरागत बीज का उपयोग करते थे, तब यहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन था वो केवल कितना था? 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। कितना था? 1300 किलोग्राम प्रति, यानी एक एक हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम उत्पादन होता था जब पुराने बीज का उपयोग होता था। परंतु जैसे ही हरित क्रांति आई और HYV बीज का उपयोग शुरू हुआ, तब एक हेक्टेयर में जो उत्पादन है वो कितना हो गया? 3200, यानी 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन हो गया। आप खुद अंतर देखिए कि जो परंपरागत है इससे कितना ज्यादा गुना उत्पादन बढ़ गया। हरित क्रांति से जो उत्पादन है वो गांव का क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा, ये हेक्टेयर शब्द क्या है? आपने सुना है हेक्टेयर किसको कहते हैं? प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर भूमि को मापने की इकाई है। जैसे हम थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं ना, उसी तरह से जमीन को नापने, यदि हमको भूमि को नापना है तो हम किससे नापते हैं? हेक्टेयर से। ये आपके चित्र में दिया है, चित्र 1.4। देखिए, मैं चित्र इसलिए उपयोग कर रही हूँ कि आप पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए मेरे साथ कभी भी आप वीडियो देखिए तो आप पूरी पुस्तक के पन्ने, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ उसको साथ साथ पढ़ते जाइए। आपको लगेगा आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी, आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये चित्र इसलिए नहीं दिए होते हैं कि ये किसी काम के नहीं है, ये चित्र इसलिए दिए होते हैं कि हम इसके माध्यम से बहुत आसानी से विषय वस्तु को समझ जाएं। इसी चित्र में आपको पूरी हरित क्रांति दी हुई है। देखिए, इसमें क्या दिया है कि HYV बीज दिया है, यानी उन्नत किस्म का इसमें बीज यूज हो रहा है। रासायनिक उर्वरक आदि यहाँ पे दिया है। यहाँ सिंचाई के साधन है, बिजली है, कीटनाशक है, उर्वरक है यानी खाद है, अधिक उपज वाले बीज का उपयोग हो रहा है, आधुनिक तकनीक ट्रैक्टर का उपयोग हो रहा है, नहरें हैं, पंप सेट है, यानी सिंचाई के जितने साधन हैं। इससे क्या होने लगा? हरित क्रांति के बाद हमारे देश का उत्पादन क्यों बढ़ गया था? बीज के साथ साथ हम इतनी चीजों का उपयोग करने लगे थे। ये सारी सुविधाएं हमारे गांव में बढ़ने लगी थी। सरकार इसको बहुत प्रेरित कर रही थी जिससे कि हमारे देश का खाद्यान्न का उत्पादन क्या हो जाए? बढ़ जाए। मैं पूरी कहानी आपको सिर्फ चित्र से समझा देना चाहती हूँ, और वो भी आपकी पुस्तक के चित्र ये दिया है 1.5। ये क्या दिया हुआ है भाई? ये क्या चित्र दिया है? पढ़िए, यहाँ पे दिया है कृषि भूमि का वितरण, यानी ये पालनपुर गांव में जो कृषि का वितरण है उसका चित्र दिया है। चित्र देख के ही आप यदि एक बार समझ लेंगे तो आपका पूरा पिक्चर दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कोई भी पूछेगा तुरंत बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है अलग अलग, यहाँ छोटे 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 खंड दिए हैं, कुछ बड़े दिए हैं, थोड़ा बड़ा दिया, फिर यहाँ छोटे छोटे छोटे, ये देखिए कहीं इस तरह से भूमिखंड दिया है, थोड़े से कुछ बड़े भूमिखंड दिए हैं, सब में अलग अलग अंतर दिख रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ सामान्य दिख रही है कि छोटे वाले भूखंड जो है वो ज्यादा दिख रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे छोटे वाले भूखंड हैं और थोड़े से बड़े वाले इधर पे हैं।
लेकिन जो बड़े वाले भूखंड है वो बहुत कम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गांव में जो 150 परिवार हैं वो तो भूमिहीन है और दलित हैं, उनके पास भूमि ही नहीं है। और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े भूखंड है। भूखंड मतलब उनके पास बहुत बड़ी जमीन है, बड़े बड़े खेत हैं। और अधिकतर किसान जो है उनके पास छोटे छोटे खेत हैं, उनके पास बड़े खेत नहीं है। तो इस तरह से इस चित्र से आपको पूरे पालनपुर गांव की संरचना समझ में आ रही है कि किसी के पास तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी जमीन है और ज्यादातर लोगों के पास जो जमीन है वो कैसी है, छोटी छोटे टुकड़ों में है। आप मेरे साथ थोड़ा चित्रों से भी समझने की आदत डाल लें तो आपकी आदत हो जाएगी, तो आप भविष्य में भी बहुत आसानी से समझ सकेंगे। ये दिया है आलेख आरेख 1.1 कृषि क्षेत्र और कृषकों का वितरण। हम यदि ये पहला देखें कृषि क्षेत्र, ये जो आपका पर्पल कलर दिया हुआ ब्लू जैसा दिख रहा है ये छोटे कृषक का दिया है। और ये जो येलो वाला दिख रहा है, पीला वाला भाग दिख रहा है, ये बड़े कृषक का दिख रहा है। तो जो कृषि क्षेत्र है वो 36% किसके लिए है? छोटे किसानों के लिए। छोटे किसानों के पास जो जमीन है वो कैसी है? कम है। और ये जो पीला वाला भाग है ये बड़े किसानों का है। तो आपको यहाँ चित्र से ही समझ में आ रहा है कि बड़े किसानों के पास ज्यादा जमीन है और जो छोटे किसान है उनके पास भूमि का कैसा हिस्सा है? छोटा सा, थोड़ा सा हिस्सा है। इसके बाद ये जो दूसरा चित्र है कृषकों की संख्या। ज्यादा कृषक क्या है? ज्यादा कृषक छोटे कृषक हैं। ज्यादा जनसंख्या छोटे किसानों की है। बड़े किसान तो थोड़े से हैं, 20% बस जो गांव में है वो बड़े किसान हैं, जो थोड़े से लोग हैं, थोड़े से परिवार हैं। जबकि जो ज्यादा बड़ा परिवार है, ज्यादा लोगों की संख्या है, वो कैसे हैं? छोटे किसान हैं। अब हम ये चित्र से आपको कुछ काम करने दे रहे हैं, आपको आज ही काम ये वाला कर लेना है। यहाँ पर खेती के कार्य का चित्र दिया गया है आपको। इनमें से आपको दिख रहा है कोई कटाई कर रहा है, ये जुताई कर रहा है, ये बीज डाल रहा है, ये कीटनाशक डाल रहा है, ये जुताई चल रही है ट्रैक्टर हार्वेस्टर के माध्यम से, ये बैल से जुताई हो रही है। तो ये जो विभिन्न गतिविधियां गांव में दी गई हैं, तो क्या ये चित्र सही क्रम में है? नहीं है सही क्रम में। आपको क्या करना है, इसको नामांकित करना है कि सबसे पहले नंबर में खेत में क्या होगा, फिर दूसरे नंबर में क्या गतिविधि होगी, फिर तीसरे नंबर में क्या होगी, अंतिम मैं बता देती हूँ। अंतिम क्या होगा? कटाई होगी। अब आप बाकी जितने चित्र हैं उनको आप सही क्रम में आज जमा लेना। इसके बाद एक काम हम आपको और दे रहे हैं। आप कभी ना कभी गांव गए होंगे या हो सकता है आप गांव के निवासी हो। तो आपको क्या लिखना है? फसल का नाम लिखना है, किस माह में बोई गई है ये आप देखिए खेत में जाके कि कब बोई गई है, या पापा से पूछिए, दादा से पूछिए, दादी से पूछिए। और वो फसल किस माह में काटी गई है या किस माह में काटी जाएगी, और आपके गांव में कौन कौन से साधन हैं। इस तरह से आप सभी फसलों का विवरण लिखेंगे और जैसे ही स्कूल शुरू होगा तो आप अपनी कॉपी के साथ स्कूल में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।